खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में अंदर मौजूद है। खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। समय नाजरीन, आज छोटी बड़ी बातें आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे। आज दो बड़े दिन भी है, उस पर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। उसके बाद आज शुरुआत कोरोना से भी करेंगे। आपको बैनुल-अक़वामी सतह की खबर भी बताएंगे, क्योंकि उस खबर को लगातार आप देखना चाहते हैं, इसलिए उस खबर को हमने लिया। और कुछ बात आज एक बार फिर कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट की भी करेंगे। तो आप हमारा साथ देंगे लगातार जी। 10 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे, और 10 बजे तक वक्फे से खबर भी आपकी बताएंगे और आपकी बात को हुकूमत तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन वक्त होगा 9:30 के बाद। 9:35 के आसपास हमारी फ़ोन लाइन खुल जाएगी, आप और हम बात कर पाएंगे। और जब आप और हम बात करेंगे तो मुद्दा ये रहेगा कि आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंचाया जाए, और जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है उस पर भी गुफ्तगू ज़रूर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल वाक़ियतन वैसी है जो हमें दिख रही है, या ज़मीनी सूरत हाल कुछ अलग है और दिल्ली बैठे बाबुओं को कुछ और दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करते हैं शुरुआत। आज मुल्क भर के अंदर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में जहाँ पहले ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, सदर, नायब सदर समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से पैगाम जारी कर दिए गए हैं, वहीं पर कोरोना के बीच ये दूसरी होली होगी, और यहाँ पर एहतियात बरतने की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अपील की गई है। इस बीच रंगों का त्यौहार होली आज दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी रिवायती तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन आज शायद पिछले बरसों के मुकाबले आपको थोड़ी सी अलग किस्म की तकरीबात या रौनक काफी कम नजर आएगी। कल भी आपने देखा कि तकरीबात उस तरीके से मुनक्किद नहीं हुई जैसे मुल्क भर के अंदर होली के दिन या छोटी होली और फिर आज का दिन गुजारा जाता था। आज जरा तस्वीर मुख्तलिफ है। आलमी वबा के पेश नजर ये तमाम एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं, और इस बीच आज का त्यौहार जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत और बहार की आमद का पैगाम देता है, और इस खास मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ साथ नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भी ट्वीट करके मुल्क के यानी पाकिस्तान और भारत दोनों मकामात पर दोनों मुल्कों के अंदर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की गई है। और इसके अलावा आज चूंकि आपको याद है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर भी एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होती थी दिल्ली के अंदर, इस बार वो कोविड-19 के पेश नजर न कराने का फैसला किया गया है। वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीजेपी और कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर दिल्ली के अंदर जो तकरीबात मुनक्किद होती थी पार्टी की जानिब से, वो न करने का फैसला भी दूसरी तरफ किया गया है। जबकि सरकारी तकरीब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर हर साल होती थी, आज बाद दोपहर होनी थी, इस बार कोविड-19 के पेश नजर न कराने का फैसला लिया गया है। और पहले ही सरकार की 3 दिन पहले अपील की गई थी मुल्क की आवाम से कि सादगी के साथ इस दिन को मनाया जाए, और मुबारकबादी का सिलसिला भी गुज़श्ता शाम से ही शुरू हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट, तो दूसरी तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर और नायब सदर की तरफ से होली के इस खास मौके पर, रंगों का त्यौहार और बहार की आमद के मौके पर इस खास दिन को सादगी के साथ मनाने और आज के दिन के नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबादी का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म समेत मुल्क की कई अहम शख्सियात ने अवाम को मुबारकबाद दी है। इधर हरिद्वार समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर बड़ी मजहबी तकरीबात होती थी, यहां पर 50% तक ही लोगों को आने की इजाजत होगी, जो मकामी सतह पर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ उन मकामात पर जहां सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी या अवामी मकामात ऐसे थे जहां पर लोग आज दिन जश्न मनाते थे, वहां पर तकरीबात या किसी तरह का बड़ा जश्न, कोई बड़ी तकरीब न करने की पहले ही सरकार और इंतजामिया की तरफ से हिदायत दे दी गई है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब होली के हवाले से, लेकिन बात जरा आगे बढ़ाते हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों समेत जम्मू कश्मीर के अंदर शब बारात की तकरीब भी मनाई जा रही है। यानी आज मुल्क के अंदर 2 तरह के त्यौहार है। कल रात देर गए कुछ इलाकों के अंदर शब बारात मनाई गई, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के समेत मुल्क के कई हिस्सों के अंदर आज शब बारात मनाई जा रही है। और शब बारात के सिलसिले में
बड़े छोटे इज्तिमात का इनेकाद हुआ करता था, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र मकामी इंतजामिया और रियासती वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि इस बार न तो जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर और ना ही दरगाह हजरत बल के अंदर कोई बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना के पेश नज़र किसी भी बड़े इज्तिमा की इजाज़त जो है वो नहीं दे दी गई है और कल रात देर गए ही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही वाली जामिया मस्जिद श्रीनगर की इंतजामिया ने भी यह फैसला लिया कि रात भर जो तकरीब वहां हुआ करती थी, जिसकी पेशवाई मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक करते थे, जो घर में खाना नज़रबंद है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वहां पर तकरीब नहीं होगी। यानी अब आज जम्मू कश्मीर के अंदर शब बारात जरूर मनाई जाएगी, लेकिन जो बड़े इज्तिमात हैं वो नहीं होंगे। लेकिन मकामी तौर पर कई मस्जिदों और कई जगहों पर इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। जब आप इज्तिमात का इनेकाद करेंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की कई रियासतें उस जुमरे में आ गई है जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है मरकज की तरफ से। तो आज शब बारात की तकरीब निहायती सादगी के साथ जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की कई रियासतों के अंदर मनाई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखने के लिए सूबाई इंतजामिया की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। श्रीनगर के अंदर भी इस बार मजहबी तकरीबात पर एहतियातन पाबंदी आयद की गई और शब बारात के मौके पर खुसूसन शब मेराज पर जिस तरीके से चंद मकामात पर पाबंदियां नहीं थी, कुछ मकामात पर हालांकि मखसूस इंतजामात किए गए थे। इस बार शब बारात के सिलसिले में जामा मस्जिद में होने वाली सबसे बड़ी जो तकरीब वादी के अंदर होनी थी वो नहीं होगी और जम्मू सूबे के अंदर भी जहां पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठा करने और मसाजिद के अंदर या खानकाहों में लोग जरूर जाएं शबखानी के लिए, लेकिन इन सब के बीच में प्रोटोकॉल पर या गाइडलाइंस पर अमल दरामद करना यकीनी बनाना होगा। इस बात पर जम्मू इंतजामिया की तरफ से जोर दिया गया है। इधर खित्ता पीर पंजाल और चिनाब वादी के अंदर भी तकरीबात जरूर मुनक्किद की जा रही हैं मकामी मसाजिद के अंदर खानकाहों में, लेकिन एहतियाती तदाबीर यहां पर भी उठाए जाएंगे और तभी बिना मास्क के किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये पहले से मकामी इंतजामिया और मसाजिद की जो कमेटियां उनकी तरफ से साफ कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी तकरीब जो श्रीनगर के अंदर मस्जिद में होनी थी, जामा मस्जिद श्रीनगर के अंदर, वो इस बार नहीं होगी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये दो बड़ी खबरें थी जिसको लेकर हमने आपके सामने दो त्यौहार और दो बड़े मजहबी प्रोग्राम थे आज मुल्क के अंदर, उस हवाले से हमने आपके साथ बात की है। अब ज़रा बैनुल-अक़वामी खबर की और आते हैं और बात म्यांमार की करते हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर फौजी बगावत के बीच गोलियां लगातार चल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की हलाकत हो रही है और हलाकत के बीच अब बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हुआ है। म्यांमार की सूरत हाल को लेकर भारत के अंदर म्यांमार के पनाह गुज़ीरों ने भारतीय इंतजामिया से एक बार फिर अपील की है कि उन्हें वापस ना भेजा जाए और अगर उन्हें वापस भेजा जाता है तो उनका कत्ल वहां पर किया जा सकता है। इधर आखिरी रसूमात के दौरान यानी म्यांमार के अंदर जो लोग मारे गए थे उनके आखिरी रसूमात चल रहे थे, वहां पर फिर से गोली चलने की खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको बताते चले, जहां पर हफ्ते की रोज चूंकि आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस डे मनाया जा रहा था, फौज अपना दिन मना रही थी और मुल्की सतह पर जब तकरीबात का इनेकाद हो रहा था, रूस के वज़ीर दिफा या वजारत दिफा के जो जिम्मेदारान थे वो एक तरफ इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, तो दूसरी तरफ कई इलाके गोलियों की गनगरज से एक बार फिर दहल उठे थे और 120 के करीब लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि मुजाहिरा फौज के खिलाफ हो रहा था और म्यांमार के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस बात पर अब उन लोगों की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इस खतरनाक सूरत हाल में पनाह लिए हुए हैं। जिन लोगों की अमवात हुई थी, तकरीबन 120 के करीब लोगों की मौत हुई थी, क्लैशेस हुए थे, झड़पें बहुत ज्यादा हुई थी और इन 120 लोगों की आखिरी रसूमात जब सरंजाम दी जा रही थी तो उस वक्त भी गोली चलाई गई फौज की तरफ से, जिसे लेकर आलमी इदारों की तरफ से आलमी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना फौज को बनाया जा रहा है। म्यांमार के अंदर हालांकि फौज की तरफ से गुज़श्ता रोज भी साफ किया गया कि जल्द मुल्क के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे, जमहूरियत की बहाली के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे, लेकिन कब कराए जाएंगे इसकी तारीख अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ कुल मिलाकर 56 दिनों की इन झड़पों के बीच
यकम फरवरी का वो बदतरीन दिन म्यांमार की तारीख के अंदर जहां पर फौजी बगावत है, एक इंतखाबी अवामी मुंतखबा हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद आज 56 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इन 56 दिनों के दौरान मुजाहिरे जब जब हुए हैं तब तब गोली चली और कुल मिलाकर 366 लोगों की अब तक मौत म्यांमार के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फौज के हाथों हो चुकी है। अभी मिजोरम के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो पनाह गुजीर है, क्योंकि 1640 किलोमीटर लंबी जो सरहद है वो म्यांमार के साथ भी मिलती है और मिजोरम के एरिया में ये मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। और फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो 16 किलोमीटर के दायरे में भी था, लेकिन फिलहाल मुल्क की सतह पर इस पर गहरी नज़र जो है वो रखी जा रही है। इधर फौजी जो मामला है, फौज का जो फौजी परेड वहाँ पर थी, जिन मुल्कों की फौजें वहाँ पर हैं वो इस वक्त रशिया है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है। इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एनुअल परेड मौके पर वहां पर मौजूद थे, जिस दौरान वहां गोली भी चली और एहतजाजियों का सिलसिला लगातार म्यांमार के अंदर इस वक्त जारी है। तो बात फौज की हो रही है, म्यांमार की हो रही है, तो बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा भारत की फौज की भी करते हैं, क्योंकि भारत के फौज की तरफ से एक और दावा इस वक्त पेश किया गया है। फौजी ज़राए के मुताबिक भारी तादाद में असला और गोला बारूद जो है वो बरामद कर दिया गया है करना लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया से। शुमाली कश्मीर के करना से खबर आ रही है, जहां पर फौज की तरफ से ऑपरेशन गुज़श्ता कुछ रोज से चलाया जा रहा था और बिलाखिर अब दावा यह किया गया है कि एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिली है। फौज की तरफ से इस इलाके में जहां पर भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया है। 5 AK-47 राइफल और इसके साथ साथ फौज के बयान के मुताबिक 5 AK-47 राइफल्स और 7 पिस्तौल व दीगर कुछ सामान भी बरामद किया गया। और जंगली इलाका है, धनी गांव है, सरहदी इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तान की करीबी सरहद से बताया जाता है ये लगने वाला इलाका, जहां पर फौज की तरफ से कुछ मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद जंगली इलाके के अंदर धनी गांव में ऑपरेशन शुरू किया गया था और बिलाखिर इस ऑपरेशन को उस वक्त खत्म किया गया जब यहां पर देर रात ये खबर आई कि इस इलाके से फौज को भारी मिकदार में हथियार बरामद हुए हैं। AK-47 राइफल्स भी थी, 7 पिस्तौल थी, जिनमें चाइनीज पिस्तौल भी फौज के बयान के मुताबिक इनमें शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच में अभी तहकीकात हो रही है कि क्या ये हथियार पुराने थे या हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कोई दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिस दौरान किसी बड़े ऑपरेशन को या मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश हुई है। लेकिन फिलहाल करना के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल का ये पहला इस तरह का बड़ा ऑपरेशन DGMO सतह की बातचीत के बाद हुआ है। लगातार ऑपरेशन हो रहे थे, लेकिन फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई या बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में हथियार, असला और गोला बारूद बरामद करने का पहली बार दावा किया गया है तकरीबन 1 महीने के बाद, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदों पर तकरीबन 1 महीने से खामोशी नजर आ रही है। जब आप करना की बात करते हैं तो एदाद शुमार ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2 साल के दौरान इस इलाके के अंदर फौज और आम लोगों का तालमेल बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है और यही वजह कि जब जब भी दरअंदाजियाँ हुई हैं तो उन्हें नाकाम भी बनाया गया। कुल मिलाकर 2 साल के दौरान 16 हथियार भी बरामद किए गए हैं इस इलाके से, क्योंकि सरहदी इलाका है, और तकरीबन 50 किलोग्राम नारकोटिक यानी मंशियात भी बरामद किया गया है करना के इन इलाकों से जहाँ जहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। और ये साफ कर दिया कल पुलिस की तरफ से कि मकामी इंतज़ामिया और पुलिस और फिर जो आम लोग हैं उनके तालमेल की वजह से ही बड़े पैमाने पर हथियार भी मिल रहे हैं और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो उस पर गहरी नज़र भी रखी जाए। तस्वीर आपके सामने फौज की तरफ से जो जारी कर दी गई है, हथियार, पिस्तौल और दीगर मामला जो है वो सामने आया है करना से। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात कोरोना वायरस की आपको बताते हैं, क्योंकि वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर भी अब उस लपेट में आ रहा है। और अगर सिर्फ 3 दिन के आंकड़ों को आप देखेंगे, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कोरोना के हवाले से आ रही है कि मुल्क भर के अंदर आधे मिलियन तक लोग जो है वो दोबारा से इन्फेक्शन में चले गए हैं और लगातार माहिरीन का मानना है कि जिस लहर के साथ हम जूझ रहे हैं, जो लहर हमारे सामने है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमने किसी भी तरीके से लापरवाह नहीं होना है और ये नहीं समझना है कि मैं शायद इससे बच पाऊंगा। आप तभी तक बच पाएंगे जब तक आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। माहिरीन और एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार ये कहा गया है और फोकस अब किया गया है उन क्लस्टर्स के ओर ध्यान देने के लिए जहां जहां से केसेस आ रहे हैं। आपको याद होगा जब
जब पहले ये मामला सामने आया था तो इसी तरीके की रफ्तार थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया, आइडेंटिफाई किए एरियाज को, उन एरियाज को बैरिकेडिंग की गई। वापस वैसी ही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि फोकस किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उन एरियाज के अंदर टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट और दीगर मामला जो है, जो ट्रिपल वाला मामला है, उसको एडॉप्ट किया जाएगा ताकि इस लहर को रोका जा सके। एक तरफ से लहर तेजी के साथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ से मुल्क भर समेत जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग जो है वो बेखौफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन बन रही है। और इतवार को तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर 309 अफराद 309 लोग जो है वो दोबारा वायरस के अंदर शिकार हो गए हैं। 309 के करीब तादाद जो है वो सामने आ रही है और 4 मरीजों की मौत भी हुई है। आप अगर फिगर्स पिछले 10 दिन के देखेंगे तो 1-2 थे, अब 4 तक आ रहा है। तो अब आप सूरत हाल को समझ सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। कोरोना मुतासरीन की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। वादी में कोरोना वायरस के असूलों को, जो असूल बनाए गए थे वायरस को रोकने के लिए, उनकी खुल्लम खुल्ला धज्जियां बिखेरी जा रही है और इंतजामिया अभी भी बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब केसेस की बात अगर करें, साल में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 1,80,000 केसेस सिर्फ 3 दिनों के अंदर सामने आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 48 से 72 घंटे में आप देखेंगे तो 3 दिनों के अंदर 200 प्लस और अब 300 के पार टैली जाकर पहुंची है। यह अक्टूबर 2020 के बाद की सबसे बड़ी तादाद यूनियन टेरिटरी के अंदर है। 12 दिनों से जो कोविड की लहर के बीच तकरीबन 150, 200 और 271 तक केसेस पहुंचे थे, इन पिछले 12 दिनों के दौरान या पिछले 2 हफ्तों के दौरान अब तक की ये सबसे ज्यादा तादाद है और 4 मरीजों की मौत भी पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। 300 के पार पहली बार तादाद पहुंची है इस साल 2021 में। 309 नए केसेस और 4 मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद भी 2000 के करीब यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त पहुंच गई है। इन सब के बीच में लखनपुर के अंदर इंतजामिया की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि पाबंदियां आयद की गई थी या कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर थी, उनको जारी रखने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि किसी तरह की नरमी यहां पर नहीं बरती जाएगी। जो एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर के लिए, वहां आपको उसी प्रोटोकॉल से होकर या उसी तरह के प्रोसीजर से गुजरना होगा जो कोविड-19 के आगाज से ही यहां पर तय पाया था और जिस पर काम चल रहा था। दूसरी बात, सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वैक्सीन जब से लगाई जा रही है तो कोई इस तरह का भी केस जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जहां पर गुज़श्ता दिनों एक मौत की खबर आई थी एक बुजुर्ग की, सोशल मीडिया पर काफी खबरें वायरल हुई थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस पर भी जो डीजी हेल्थ है उनकी तरफ से भी वजाहती बयान जारी करके बताया गया है कि वैक्सीनेशन के दौरान या वैक्सीनेशन के बाद किसी की भी वैक्सीन लगाने से टीकाकारी मुहिम जब से शुरू हुई है तो इससे अभी तक कोई मौत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई है। चौथे मरहले की तैयारी में जम्मू कश्मीर भी आ गया है, जहां पर वैक्सीन कारी के अमल को हाथ में लिया जाएगा और 24 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर चौथे मरहले के तहत वैक्सीन कारी को हाथ में लिया जाएगा और 24 लाख का टारगेट जो है वो रखा गया है चौथे मरहले के अंदर। और जिस तरीके से आसिफ ने आपको एक एक डिटेल बताई कि किस तरीके से लगातार जो है वो सूरत हाल बदल रही है। और इस भी जब वैक्सीन की बात करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान में आप रखिए, वैक्सीन लगाने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि आप 100% अब सिक्योर और फ्री हो गए हैं, आप पर वायरस असरअंदाज नहीं हो सकता है, बल्कि ये सिर्फ एक एहतियाती तदबीर है जिसे दुनिया भर के अंदर लोग जो है वो अपना रहे हैं। कुल मिलाकर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई जा रही है और 6 लाख से ज़्यादा लोग जो है, जिनमें हेल्थ वर्कर्स भी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स भी है, जो 16 जनवरी से शुरुआत हो गई थी उसमें तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोगों तक अभी तक ये वैक्सीन कारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है। और लोग किस तरीके से वैक्सीन करेंगे उसके लिए कोविशील्ड जो ऐप है उसको आपने डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी होगी और आपको नज़दीकी मरकज़ जो है वैक्सीन कारी का वहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे। और उसके साथ साथ जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कि क्या आपकी उम्र सही है, क्योंकि उम्र का इसमें बहुत बड़ा लिहाज है, तो आपके लिए 2 चीज़ें, या तो आधार या फिर पैन कार्ड होना चाहिए जिससे आपकी उम्र के बारे में
पूरी डिटेल जो है वहां पर रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त कोविड-19 का कहर पूरे मुल्क के अंदर जारी है और जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार अमवातों का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। इस बीच माहिरीन का लगातार ये मानना है कि वैक्सीनकारी तो अपनी जगह, लेकिन एहतियात के बिना इसे रोकना नामुमकिन बन सकता है। तो ये तो बात थी जनाब वैक्सीन की, लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा पॉलिटिक्स की भी करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या होगा और कौन कहां पर जाएगा कहना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अब रास्ते जुदागाना ज्यादा नहीं होते हैं। सीधी सीधी सी बात है, एक पार्टी से निकला आगे जाएगा कहां, रास्ते काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। और इन दिनों पार्टियां बदलने का सिलसिला काफी तेज हो रहा है। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया था जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से, और यह कहा था कि पार्टी बड़ी हो रही है, कुछ बड़े छोटे चेहरे इसमें आ रहे हैं, इसलिए राह हमवार हो, मैं इस तरीके की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद हमने देखा मुजफ्फर बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, लेकिन आज के दिन 3 और बड़े लीडर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन के साथ हाथ में हाथ दे सकते हैं। और ये तीनों लीडर पिछले कई हफ्तों से लगातार सुर्खियों के अंदर बने हुए हैं। एक खुर्शीद आलम जो बहुत देर तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकनियत पर एमएलसी भी बने और पार्टी के वफादारों में गिना जा रहा था, अचानक इस्तीफा दिया। उसके बाद खबर यह आ रही थी कि कहीं और जाएंगे, लेकिन शाम होते होते यानी कल रात होते होते खबर क्लियर हुई कि अब रास्ता जो है वो सनत नगर की ओर जा रहा है, गुपकार से सीधे सनत नगर सज्जाद गनी लोन के घर तक। उसके साथ साथ 2 और नाम भी सामने आ रहे हैं जो आज सज्जाद गनी लोन का हाथ थाम सकते हैं। सीधे हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर चलें, जहां से इस पूरी सियासी हलचल के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज ज्वाइन करेंगे, ताकि उनसे हम जाने कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या वाकई तौर पर ये ज्वाइनिंग का मामला है या सज्जाद गनी लोन ने आज अपने मंशूर या अपनी पार्टी के लिए एक हिकमत अमली को तय करके अवाम के सामने रखना है। हमारे साथ इस वक्त सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। आज माना जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सज्जाद गनी लोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और माना जा रहा है कि चेहरे और ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर सकते हैं। जी, खबर क्या कुछ है और क्या वाकई तौर पर सिर्फ ज्वाइनिंग होनी है या कुछ और भी है? देखिए गौर भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये श्रीनगर में 2:30 बजे के करीब सज्जाद गनी लोन की सरकारी रिहायशी में वहां पे होने जा रही है। और इस 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कल शाम गए तक कोई ऐसा मामला या खुलासा नहीं था, लेकिन शाम गए ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो खुलासा किया गया, बताया गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इसमें तो एक ही है कि जिस तरह के मीडिया जब वहां पे होगा तो सज्जाद गनी लोन से मुख्तलिफ पहलुओं पर सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो 3 चेहरे जहाँ पे, जिनमें एक खुर्शीद आलम का नाम दिया जाता है जो पीडीपी में थे और पिछले हफ्ते उन्होंने पीडीपी छोड़ी है और वो एमएलसी भी रहे, और श्रीनगर में पीडीपी का एक फेस भी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर भी थे। उसके साथ साथ साबका वजीर जो पीडीपी के हैं बशार बुखारी, उनका वो पीडीपी में के छोड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए थे, लेकिन पिछले महीने उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दी। और फिर पीर मंसूर जो कभी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के राइट हैंड थे, फिर एमएलए बने थे, उसके बाद पीडीपी में सिक्का ही उनका चलता था जब बाबा मुफ्ती पीडीपी बीजेपी सरकार थी। तो ये 3 लोगों के बारे में बताया जाता है कि आज ये वहां पे ज्वाइन भी करेंगे। और उसके साथ साथ जब ज्वाइन होगा तो सज्जाद गनी लोन को मीडिया के सामने आके मुख्तलिफ सवालात का जवाब देना होगा। तो उसमें जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके साथ साथ आगे का लाए अमल जो होगा वो क्या होगा सज्जाद गनी होगा, उस पर सवाल जवाब साफ जाहिर होंगे और उसी हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यूं कुछ लोग ये कहें कि नहीं सज्जाद गनी लोन को आज फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि नहीं, एक्चुअली इसमें यही था कि 3 लोगों की इसमें ज्वाइनिंग होनी थी और उसके साथ साथ फिर जब वहां पे मीडिया होगा तो फिर बाकी चीजें हो ही जाएंगी सामने, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे बात हो ही जाएगी। जी गौर सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कह रहे हैं कि 3 लोगों की ज्वाइनिंग आज है और आज सज्जाद गनी लोन जो है वो कोई बात भी करेंगे, क्योंकि तर्जुमान रहे हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के, लेकिन उनके जाने के बाद
यानी जब उन्होंने पार्टी को बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने असूली तौर पर यह कहा कि जनाब जिस बड़े मुद्दे के लिए अलायंस बनाया उनका सपोर्ट उसको रहेगा। बयानात काफ़ी कम हुए। फारूक साहब के बयान जो शायद सजाद गनी लोनी तहरीर करते थे वो आना बंद हो गए हैं। उसके बाद जो रस्साकशी पीएचडी के अंदर है वो साफ नज़र आ रही है। तो क्या आज उस हवाले से कोई लाइन खींची जा सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़े खदशात जो है वो पैदा हुए हैं? देखिए गौर भाई, जब से सजाद गनी लोन इस पीएचडी से अलग हुए हैं तो तब से उन्हें टोटली एक अलग शिफ्ट जो है पूरे अपने जो सियासत का है वो टोटली उन्हें अलग कर दिया है। तो अब यूँ कहें कि वो पीएचडी के हवाले से या उस तरह की सियासत में कोई बयान दें, हाँ वो अलग सी बात है कि जब उनसे सवाल पूछा जाएगा पीएचडी रिलेटेड तो उस तरह का कोई उनका जवाब आए। लेकिन ओवरऑल जो इसका कोर्स ऑफ एक्शन जो उनका इस वक्त है वो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, और उस पार्टी को बढ़ाते हुए वो नॉर्थ कश्मीर के एक जिले से निकल के अब वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं। जिस तरह ये जो आज की ज्वाइनिंग भी है इसमें उनका बशारत बुखारी को लेना, खुर्शीद आलम को पार्टी में आना या मंसूर का पार्टी में होना, ये सब चीजें अब उनका ज्यादा प्रेशर जो है वो पार्टी को बढ़ाने पे मशगूल है। तो बाकी तरह की सियासत, क्योंकि बकौली उनके क्लोज क्वार्टर्स के अभी ना इंतखाबात हैं ना अभी ऐसा कुछ है नहीं ताकि वो उस तरह की सियासत करें। फिलहाल वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों मुजफ्फर बेग को भी अपने साथ किया है। तो बाकी जो सियासत फिलहाल उनके बकौल, उनके क्लोज क्वार्टर्स के बकौल, उनके आसपास के लोग उनके बकौल फिलहाल बाकी। सनम, आज खबर यह भी है कि 3 के बारे में तो ऑलरेडी पहले से ही खदशात था कि जब बाहर आए थे कि कोई ना कोई पार्टी है जाएंगे कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज जो खबर आ रही है खीमे से वो ये भी है कि कांग्रेस के कुछ साबिक एमएलएज और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ लोग साबिक एमएलएज जो हैं वो आने वाले दिनों में पार्टी छोड़कर जो है बाहर आएंगे और उसके बाद इसी तरीके से ड्रामाई तौर पर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत से लोग हैं इस तरह से जो पार्टियां छोड़ रहे हैं, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले हैं और कांग्रेस को भी छोड़ने वाले हैं। और कल जब महबूबा मुफ्ती बडगाम में थी तो उसके बाद हम वहाँ भी उनके पीडीपी के कुछ लीडरान से इस हवाले से बात की कि क्या आपकी पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है। वो ऐसा मानने को फिलहाल वो तैयार नहीं। उनका यही कहना था कि जितने लोग चले गए अब और कोई नहीं जाने वाला है। लेकिन यहाँ के सियासत और यहाँ के हालात में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब की बार एक नई सियासत देखने को मिल रही है और इसमें ये भी माना जा रहा है कि कुछ लोग हैं या कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े चेहरे जिनके बारे में अफवाहें चल रही हैं, वो उनकी खबरें चल रही हैं या लोग उस पर बहस कर रहे हैं। और कांग्रेस के कुछ और लोग हैं, पीडीपी में भी कुछ और लोगों का भी नाम लिया जा रहा है जो इन जमातों को छोड़ के कहीं और जाने वाले हैं। इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं। लेकिन माना अभी जिन लोगों के नाम गवाह लिए जाते हैं वो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन सियासत है और सियासत में कब क्या हो जाएगी कोई बताया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए और बता रहे थे कि सियासत में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल 3 की ज्वाइनिंग तो आज तय है। जरा से इस तरीके की खबर आ रही है, लेकिन खबर यहाँ रुक नहीं रही है, बल्कि खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साबिक मेंबरान कानून साजिया यानी फॉर्मर एमएलएज और एमएलसीज पार्टियों से इस्तीफा बहुत जल्द दे रहे हैं। और इस सिलसिले में एक हिकमत अमली को तय किया जा रहा है विद इन द ग्रुप कि किस तरीके से और लोग निकलकर पार्टियों के अंदर आए। अब देखना होगा कि पार्टियां नहीं तो 2 है, या सिर्फ अपनी है या सज्जाद साहब की पीसी है। कौन कहां बैठकर जाएगा देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपको बताएंगे कि सीएजी रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है और किस महकमे को लेकर सीएजी ने बड़ा खुलासा पेश किया है। सिर्फ सीएजी की बात नहीं आपको बताएंगे कि इंतजामिया के नाकिस फैसलों से अवाम कितनी परेशान है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।